वेलकम स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून के ऑनलाइन पोर्टल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखें, पार्ट 1 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा था। अब देखते हैं पार्ट 2 में कुछ हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझेंगे विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो अंत तक इस चैनल के साथ बने रहें और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं कि आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सॉइल मास इज जनरल थ्री फेज कंपोनेंट ऑफ सॉलिड, वाटर एंड एयर। आपको पता है कि जो सॉइल है एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जो कि किससे मिलकर बना होता है? वॉइड्स एंड किससे? सॉलिड से मिलकर बना होता है। तो आपको पता है वॉइड्स में क्या होते हैं? एयर एंड वाटर। अब आपका जो एयर एंड वाटर है ये आपका कंबाइंडली क्या बना रहे हैं? वॉइड्स। अब देखें, वॉइड्स जो है ये कभी भी अब्सेंट नहीं हो सकते हैं किससे? सॉइल से, क्योंकि अगर ये अब्सेंट हो गया तो इसको सॉइल हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? रॉक। ठीक है, लाइक ग्रेनाइट। ओके, सो आपका वर्ड्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आइदर एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट रहें या एयर रहे या वाटर। जब एयर रहेगा तो उसे ड्राई सॉइल बोल देंगे, जब वाटर रहेगा सिर्फ तो सैचुरेट, और दोनों रहेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। फिर तीसरा पॉइंट है वर्ड रेशियो इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज दैन पोरोसिटी। तो वर्ड रेशियो को क्यों हम पोरोसिटी से ज़्यादा यूज करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि जो आपका वर्ड रेशियो है इसके डेफिनेशन में आपको पता है क्या आता है? वर्ड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? एक स्टेबल पैरामीटर होता है। जबकि अगर हम पोरोसिटी की बात करें तो पोरोसिटी में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम में क्या आता है? टोटल वॉल्यूम में आता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी। अब वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कम ज़्यादा होता रहता है। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्शन के कारण या कंसोलिडेशन के कारण। कॉम्पैक्शन में क्या निकलती है? एयर बाहर। जब एयर बाहर निकलेगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, यानी सेटलमेंट हो जाएगा। तो हम उसको इतनी अच्छी स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वॉइड रेशियो को हम ज़्यादा यूज करते हैं अभी सॉइल मैकेनिक्स में एज कम्पेयर टू इसको पोरोसिटी को। ठीक है, ये पॉइंट था, मोर फ्रिक्वेंटली यूज दैन पोरोसिटी। नेक्स्ट है ड्राई यूनिट इज मेजर ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल। तो ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट जो है आपका किसका मेजर है? आपका डेंसनेस ऑफ सॉइल। ठीक है, जो भी ड्राई यूनिट वेट है, जैसे आपको पता है गामा डी इक्वल टू क्या होता है? दैट इज ड्राई वेट अपॉन वॉल्यूम। तो आपका जो भी ये आपका इसकी गामा डी होगा ये किसका मेजर होगा? आपका एज ए मेजर ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो ये गामा, देखें जो डेंसिटी होती है डिफरेंट टाइप की डेंसिटी होती है। एक होती है आपकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, एक यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट, एक बल्क यूनिट वेट, एक क्या होती है आपकी गामा, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज गामा, इसको हटा लें। ठीक है, गामा बल्क। ठीक है, और ये क्या है? गामा सबमर्ज्ड। तो जो गामा सबमर्ज्ड है, ठीक है, ये नहीं है तो गामा सबमर्ज्ड, तो आपको पता है गामा एस। गामा एस में क्या आता है? गामा एस इक्वल टू क्या होता है? दैट इज वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सैचुरेटेड में क्या आता है? सैचुरेटेड में दो फेस में रहेगा और उसके पूरे मास में क्या रहेगा? मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉलिड। बल्क में क्या रहेगा? बल्क में रहेगा आपका दैट इज आपका जो भी मीन्स कि वाटर भी रह सकता है, एयर भी। अब ये क्या है आपका? गामा डी। वाला पॉइंट जो है दैट इज गामा डी। ठीक है, और गामा डी क्या होता है? ड्राई वेट। ड्राई वेट में क्या रहेगा आपका? वाटर तो रहेगा नहीं, सिर्फ एयर रहेगा, और एयर का जो मास होता है, वेट होता है, वो वाटर से क्या होता है? कम, तो ये कम रहेगा। और गामा सबमर्ज में तो आपको पता ही है गामा सबमर्ज क्या होता है? दैट इज गामा सबमर्ज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। तो आप गामा डब्लू इतना अमाउंट इसको घटा दे रहे हैं, तो इसलिए आपका जो सही रिलेशन है अगर आपको पूछा जाता है तो सॉलिड का यूनिट वेट सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर किसका रहेगा आपका? फिर सैचुरेटेड, फिर बल्क, दिस इज ड्राई। ये जो फोर्थ वन है दैट इज गामा ड्राई, दिस इज ड्राई यूनिट वेट। कैसा यूनिट वेट है आपका?
ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, गामा सबमर्ज, और सबसे कम क्या रहेगा आपका गामा सबमर्ज। तो आपको पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा ये। फिर उसके बाद लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होती है, 2.6 to 2.75 होती है। किसके लिए, दैट इज़ फॉर द इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, वह सॉइल जिनमें आपका कोई ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं पाया जाता है, लाइक कैसे कैसे, जैसे सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ये सारी कैसे सॉइल कहलाती हैं आपकी इनऑर्गेनिक सॉइल। जबकि कुछ ऑर्गेनिक सॉइल है लाइक मक, पीट, इनमें क्या होता है आपका ऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है, तो इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, कितना 1.2 to 1.4। और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कितना है, सबको क्या होता है डेफिनेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। और कितने पे हम यूनिट वेट ऑफ वाटर को कितने टेम्परेचर पर डिनोट करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि अगर पूछा जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिया में कितने टेम्परेचर पे रिपोर्ट होती है, इंडिया में रिपोर्ट होती है 27 डिग्री सेल्सियस पे। और जबकि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो स्टैंडर्ड मीन्स कि आपका फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर हम कितने पे मेजर करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये पॉइंट ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट है फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, जिसमें हर टाइप के पार्टिकल क्या होते हैं आपके सेम, ठीक है, ध्यान दें। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या है, जिसमें हर टाइप के पार्टिकल क्या होते हैं आपके सेम, यानी एक ही टाइप के पार्टिकल के साइज की अधिकता होती है। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। और जिसके हैविंग परफेक्टली स्पेरिकल ग्रेन, कैसे ग्रेन है आपके, स्पेरिकल यानी गोल है बिल्कुल। जो ग्रेन यानी ग्रेन माने क्या होता है, कण, बिल्कुल गोल है, ठीक है। और सेम साइज के वन पार्टिकल अरेंज्ड इन क्यूबिकल एरे। ई मैक्सिमम इतना होता है, इसने बोल रखा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे ये आपका एक कोई क्यूबिकल एरे में ये क्या है, एक स्पेरिकल पार्टिकल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो वोल्ट रेशियो होगा, मैक्सिमम वोल्ट रेशियो कितना होगा, 91%। तो मैं इसको समझा देता हूँ कैसे 91% ने निकाला ये, ठीक है। सपोज ये जो मैंने आपको अभी एक ब्लॉक बनाया था, यानी क्यूबिकल एरे। क्यूबिकल एरे मीन्स एक क्यूब टाइप का है। सपोज इस क्यूब का आपका जो साइज है डी है। अब इसमें जो आपका मीन्स कि ये इस तरह से स्पेरिकल एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका भी साइज क्या होगा, डी। अब आपको पता है कि वोल्ट रेशियो क्या होता है, वोल्ट रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सबको पता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, कितना हो जाएगा, अगर मैं पूरे क्यूब के, यानी कि जो आपका क्यूब है, ठीक है, अगर इस पूरे क्यूब के वॉल्यूम में से अगर हम स्पेयर का वॉल्यूम हटाते हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, डी क्यूब, और जो स्पेयर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई डी क्यूब अपॉन 6। अगर इसमें से मैं घटा दूँ किसको, यानी कि जो क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम में से किसके वॉल्यूम को हटा दें, स्पेयर के, तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स पता चल जाएगा, ठीक है। ये था ना, ये यहाँ पर ये इस तरह से, ये तो सॉलिड है, दिस इज सॉलिड पार्ट, और यहाँ जो बचा हुआ ये क्या है आपके, ये वर्ड्स है, ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है। तो अगर हम पूरे वॉल्यूम में से, यानी कि ये डी और ऐसी क्यूबिकल है, इस तरह से क्यूबिकल है, ठीक है, ये क्यूबिकल है, इस पूरे क्यूबिकल में से इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का, डी इंटू डी यानी डी क्यूब, और स्पेयर का कितना होता है, पाई डी क्यूब बाई 6। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो स्पेयर का होगा, यानी कि जो स्पेरिकल पार्टिकल है, ये कितना हो जाएगा, पाई डी क्यूब बाई 6। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, पाई डी क्यूब अपॉन 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.91, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 91%। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो ये क्वेश्चन समझ गए क्या बोल रखा है, फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल का साइज रहता है और जिसके सारे पार्टिकल कैसे हैं, स्पेरिकल हैं। तो जब उनको एक क्यूबिकल एरे में, यानी एक क्यूब के अंदर अरेंज किया जाए, तो जो मैक्सिमम वोल्ट रेशियो होगा वो कितना होगा, 91%। और ऐसी पोरोसिटी निकाल सकते हैं, पोरोसिटी ई मैक्सिमम था, तो पोरोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज़ आपको पता है एन और ई के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज़ ई इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 1 माइनस एन, या एन इक्वल टू 1 ई अपॉन 1 प्लस ई। तो इससे निकाल सकते हैं। फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वह प्रॉपर्टी जो इंजीनियरिंग बिहेवियर को शो करती है सॉइल मास के, ठीक है। और किसके लिए यूज करते हैं, एक तो इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं और क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स कैसी है सॉइल, वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होती है, ग्रेवल और सैंड। उसके लिए आपका जो इम्पोर्टेंट आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी इंडेक्स। क्या आपका, डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। जबकि या पार्टिकल साइज,
ठीक है। जबकि जो आपका फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल कौन कौन सी है आपके पास? फाइन ग्रेन सॉइल इज क्ले एंड सिल्ट। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टी रहती है दैट विल बी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं जो भी हमारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी, उनको किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके बारे में वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। वाटर कंटेंट होता क्या है? मॉइस्चर कंटेंट सबको पता है। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉलिड के रेशियो क्या बोलाता है? आपका वाटर कंटेंट। तो इसके निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको एक एक करके बता रहा हूँ आपको, इनको एक एक करके आप ध्यान से सुनते रहें। तो सबसे पहले आता है ओवन ड्राइंग मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है ये क्या है? ओवन ड्राइंग मेथड इज ए लेबोरेटरी मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, अगर इनऑर्गेनिक सॉइल के साथ हमें करना है तो टेम्परेचर कितना रखना है? 104 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। ठीक है, अगर हम खास कर उसमें इनऑर्गेनिक जो सॉइल है और उसके लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद कितने घंटे के लिए रखना है ओवन में? 24 आवर के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम बाहर निकालते हैं और मास मेजर कर लेते हैं कि कितना आपका ड्राई मास उसका है। ठीक है, तो आसानी से हम ओवन ड्राइंग, इसका ऑब्जेक्टिव बनता है इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ये ओवन ड्राइंग मेथड क्या होता है? आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। पर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ओवन ड्राइंग मेथड का जो टेम्परेचर है वो 62 कितना हो जाता है आपका? 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना ये ध्यान रखें। क्यों? बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर खासकर उसमें जिप्सम पाया जाए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें कि आपका 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर इनऑर्गेनिक के लिए नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखने पे जो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इट विल ब्रेक। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है? जो भी आपके इनऑर्गेनिक सॉइल हैं स्पेशली सिल्ट और क्ले, तो वो कुछ आपके स्ट्रक्चर से बने होते हैं, लाइक उनके बीच में एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है और वो कंबाइंड विद वाटर होता है। तो अगर आपने टेम्परेचर से ज़्यादा रख दिया तो वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ब्रेक, और वो एक्चुअल बिहेवियर आपको शो नहीं कर पाएगा। तो ये तो था आपका वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का पहला मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड। अब दूसरा मेथड आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर क्या होता है? पिक्नोमीटर एक ग्लास जार है जिसकी आपकी कैपेसिटी होती है लगभग 1 लीटर। कितनी कैपेसिटी होती है? 1 लीटर। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि जो आपका पिक्नोमीटर है ये आपका दो चीज़ों को निकालने के काम आता है। एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकता है और वाटर कंटेंट भी। पर जब आप वाटर कंटेंट निकालेंगे, ठीक है, अब देखें वाटर कंटेंट जब निकालेंगे आपको पता है कि इसमें 4 मास लेते हैं हम पिक्नोमीटर में। एक मास ये हो गया एम्प्टी पिक्नोमीटर का, फिर दूसरा मास हम एम्प्टी पिक्नोमीटर में यहाँ पर क्या रखते हैं? सॉइल। फिर क्या रखते हैं तीसरे मास M3 में कि ये मास होता है और इसको कम्प्लीटली फील्ड किसके द्वारा कर देते हैं? वाटर। फिर तीसरा होता है इसको कम्प्लीटली फील्ड कर देते हैं किसके द्वारा? आपका वाटर के द्वारा। तो आपका जो यहाँ पर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन होगा इसमें यहाँ पर कैसी सॉइल होगी? आपकी वेट सॉइल। पर अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो यह जो सॉइल होगी ये कैसी सॉइल होगी? ड्राई सॉइल होगी। कैसी सॉइल होगी? ड्राई सॉइल। जब आप क्या निकालेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो पिक्नोमीटर इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन एज वेल एज वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। द ओनली डिफरेंस इज दैट जब आप M2 मेजर करेंगे तो M2 मेजर करने में यहाँ पर वेट सॉइल होगी वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में, और ड्राई सॉइल होगी किस केस में? स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की किससे निकालते हैं? पिक्नोमीटर से। ठीक है, और अगर वाटर की किससे निकालते हैं? वाटर की निकाली जाती है आपके हाइड्रोमीटर से। अगर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अगर पूछा जाता है वाटर की किससे निकाली जाती है? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। ओके, सो ये दूसरी मेथड होगी पिक्नोमीटर। पर पिक्नोमीटर में एक ऑब्जेक्टिव और बनता है कि पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। किसके लिए यूज होगी? सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल। हालांकि आप फाइन ग्रेन सॉइल का भी यूज कर सकते हैं निकालने के लिए, पर आपको वाटर के अलावा इसमें दूसरा चीज़ यूज करना पड़ेगा। वो क्या होता है? केरोसिन, यानी मिट्टी का तेल। क्यों? क्योंकि आपका जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसके जो एंट्रैप्ड एयर है उसको हम निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ वाटर, बट यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये पिक्नोमीटर मेथड विद फाइन ग्रेन सॉइल अगर हम वाटर के साथ करें। क्यों? क्योंकि जो एंट्रैप्ड एयर है उसको हम नहीं निकाल सकते। तो केरोसिन एक गुड वेटिंग एजेंट है। वेटिंग मीन्स अच्छी तरह से गीला कर सकता है।
ठीक है। तो आप आसानी से पिक्नोमीटर मेथड को यूज कर सकते हैं फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, पर इट इज़ डिफिकल्ट इन फाइन ग्रेन सॉइल। तो ऑब्जेक्टिव बनेगा किसका, पिक्नोमीटर इज कोर्स ग्रेन सॉइल। लाइक कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होती है, ग्रेवल, सबको पता है ग्रेवल, और सैंड क्या होती है आपकी, कोर्स ग्रेन। फाइन ग्रेन सॉइल क्या होती है, क्ले एंड सिल्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है, और ये भी ध्यान रखें कि पिक्नोमीटर मेथड से जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी या वाटर कंटेंट आप निकाल रहे हैं, तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ऑलरेडी डिटरमाइन होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका जो मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड ये क्या होती है, क्विक डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि सबसे जल्दी आप जो निकाल सकते हैं वो किससे निकाल सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड से। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं, कैल्शियम कार्बाइड एक क्या है आपका केमिकल है, सबको पता है, CaC2। जब इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, वाटर के साथ, 2H2O, तो ये आपको एक क्या देता है, गैस देता है। उस गैस का नाम क्या है, एसिटिलीन C2H2, ठीक है। और एक आपको पता है एक कंबाइंड एक प्रिसिपिटेट टाइप का दे देगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, एक तो ये C2H2 एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा कि एसिटिलीन गैस निकलती है कैल्शियम कार्बाइड में, और ये सबसे क्या होती है आपकी क्विक डिटर्मिनेशन के लिए होती है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, मॉइस्चर मीटर, क्या होता है आपका एक मॉइस्चर मीटर यूज किया जाता है, और मॉइस्चर मीटर की हेल्प से आप किसको निकालते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड में आपका क्विक डिटर्मिनेशन कर सकते हैं वाटर कंटेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सैंड बाथ मेथड। तो सैंड बाथ मेथड क्या है, ये एक फील्ड मेथड है। कौन सा मेथड है, फील्ड। जब आपको पता है कि फील्ड में ओवन अवेलेबल नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं कि एक मीन्स की कढ़ाई टाइप का या कोई पेन है, उसमें क्या कर देते हैं, सैंड बिछा देते हैं। सैंड बिछाने का यह पर्पज है कि सैंड जो आपका टेम्परेचर देगा वो पेन को, ठीक है, वो यूनिफॉर्म देगा, और सॉइल मास क्या होगी आपकी, यूनिफॉर्मली हीट होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही सेम आपने मीन्स की फील्ड में आपका एक स्टोव टाइप का ले लिया, उस स्टोव के ऊपर क्या रख दिया, कढ़ाई रख दी, कढ़ाई के ऊपर सैंड बिछा दी, सैंड के ऊपर क्या रख दिया, पेन। अब पेन के ऊपर आपने क्या रखना है, एक वाइट पेपर। वाइट पेपर रखने का यह पर्पज है कि ताकि आपको पता चल जाए कि कब आपका मीन्स की सॉइल कम्प्लीटली क्या हो गया है, आपका ड्राई अप हो गया है। जब वो हल्का हल्का कागज़ आपका जो वाइट पेपर है ब्राउन होने लग जाए, तब आप स्टोव को बंद कर सकते हैं। और फिर सेम जैसे आपने ओवन ड्राइंग मेथड में मेजरमेंट किया था, सबसे पहले मास M1 मेजर किया था, यानी एम्प्टी पेन का। M2 जब आपने M1 किया था, M1 यानी कि एम्प्टी पेन, ठीक है। और M2 क्या था, जब आपने क्या किया था, जो पेन है यानी बर्तन और प्लस वेट सॉइल, ये क्या था। फिर जब आपने मीन्स कि इसको गर्म कर लिया, तो गर्म करने के बाद अब क्या होगा, पानी तो निकल जाएगा, अब बचेगा क्या, पेन तो होगा ही होगा। पेन तो क्या था, गायब होगा नहीं, क्या गायब हो जाएगा, वाटर गायब हो जाएगा। वाटर गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका ड्राई सॉइल। तो ये अब सीधे वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ वाटर कितना है, ये M2, यानी कि वेट में से, यानी गीली मिट्टी में से किसको हटा दो, आपका सूखी मिट्टी को। तो गीली मिट्टी में से सूखी मिट्टी को हटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, बताओ। अगर गीली मिट्टी में से सूखी मिट्टी, यानी कि वाटर कंटेंट गीली मिट्टी यानी कि मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड होता है। और गीली मिट्टी क्या होगी, मास ऑफ वाटर यानी M2 माइनस M3, और मास ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, जो आपका सूखी मिट्टी थी यानी M3, इसमें से बर्तन को घटा दो, बर्तन क्या है M1, तो ये वाटर कंटेंट निकल जाएगा। सेम फॉर्मूला है एज इन आपका ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड क्या है, ये रेडिएशन मेथड एक फील्ड मेथड है, इन सीटू। फील्ड मेथड को किस नाम से जानते हैं आप, इन सीटू मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इन सीटू मेथड। अब देखें जो आपका रेडिएशन मेथड है, इसमें दो स्टील की केसिंग टाइप की होती है, इनको ग्राउंड में क्या किया जाता है, बोर होल करके डाला जाता है। तो एक केसिंग में तो एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिसको बोलते हैं, कौन सा रेडियो एक्टिव, बस ये ध्यान रखा, कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 होता है। तो एक थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में कि कोबाल्ट 60 क्या करता है, न्यूट्रॉन एमिट करता है। तो जब ये न्यूट्रॉन एमिट करता है, तो जो भी आपके सॉइल में प्रेजेंट वाटर है, वो इसके साथ रिएक्ट करके उनकी एनर्जी क्या होने लग जाती है, आपकी रिलीज होने लग जाती है, ठीक है। तो उस एनर्जी जितनी भी रिलीज हुई है, उसको यह माना जाता है कि जितना वाटर होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके टर्म में दूसरे केसिंग में एक सेंसर होता है जो मेजर कर लेता है कितना एनर्जी रिलीज हुई है। तो उसी को हम सिग्निफाइज करके क्या निकाल सकते हैं, आपका वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखें, कोबाल्ट 60 एक आपका इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज होता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट जो ये सारे मेथड थे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। और भी मेथड है जैसे टॉर्जन बैलेंस मेथड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉर्जन बैलेंस मेथड, ठीक है, एल्कोहल मेथड, ये और दो मेथड हैं वाटर कंटेंट निकालने की, पर इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं। एल्कोहल मेथड में क्या होता है, एक मेथिलेटेड स्पिरिट यूज किया जाता है किसको, वाटर को, मीन्स की जैसे ड्राई अप करने के लिए, ठीक है। मेथिलेटेड स्पिरिट क्या यूज क्या होता है, मेथिलेटेड स्पिरिट यूज होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब आपका नेक्स्ट बनता है ड्राई डेंसिटी डिटर्मिनेशन। तो ड्राई डेंसिटी डिटर्मिनेशन सबसे पहले ध्यान रखें, ड्राई डेंसिटी क्या है आपकी, यानी कि रो डी इक्वल टू क्या होता है, ड्राई मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ड्राई डेंसिटी है, ये क्या बताती है कि कोई सॉइल डेंस अवस्था में है या आपके लूज अवस्था में है, ठीक है। तो आपका इसको निकालने के लिए ये आपकी तीन क्या है आपकी, दैट इज फील्ड मेथड। सबसे पहले देखें, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कोर कटर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन क्या, ड्राई डेंसिटी, ध्यान रखें ड्राई, ना कि सबमर्ज, ना ही सैचुरेटेड, ना ही बल्क। कौन सी डेंसिटी निकाल ली है, ड्राई डेंसिटी निकाल रही है। कोर कटर मेथड कैसा मेथड है, इन सिटू यानी फील्ड मेथड है, ठीक है। अब कोर कटर मेथड में होता क्या है, ठीक है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखें कोर कटर मेथड में होता क्या है, देखें एक आपका इसमें एक इस तरह से एक कटर होता है, ठीक है, और ये इस तरह से एक क्या होता है, ये क्या है, एक रैमर है, ठीक है, रैमर, ठीक है, ये एक, और यहाँ पर एक क्या है, इस तरह से डॉली टाइप की है, इसको बोलते हैं डॉली, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये डॉली का साइज दे रखा है इसमें क्या है, और ये इस कोर कटर, इसका वॉल्यूम लगभग 1000 आपका सेंटीमीटर क्यूब के करीब होता है, ठीक है। तो ये जो आपका रैमर है, रैमर का साइज़ दे रखा है कि आपका 75 है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ कितनी है, 75 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है आपका 140 mm। इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस हाइट इज़ यहाँ पर दे रखा है 900 mm। कितना दे रखा है, 900 mm। ये जो आपको कॉलर दे रखा है, इसकी डायमेंशन यहाँ दे रखी है 100 mm इसका आउटसाइड इनसाइड डायमीटर है, और 115 क्या है आपका आउटसाइड डायमीटर, और 25 mm इसकी क्या है, ये जो है ये कितना है आपका 25 mm, ठीक है। और साथ ही आपको इसकी डायमेंशन भी दे रखी है, इसमें जो आपकी इसकी इनर डाया है, इनर डाया इज़ 100 mm और आउटर इज़ 105 mm। इसकी हाइट दे रखी है आपको 127.4 mm तक, तो आपका मीन्स की मोटा है। फिर देखें 10 mm में थोड़ा सा क्या है आपका पतला पटर, क्योंकि ये क्या था ग्राउंड में क्या होगा, पतला नुकीला सा होगा, ठीक है, यहाँ पर शार्प एज होगा बिल्कुल कोने में। फिर इसको हम ग्राउंड में क्या करते हैं, पेंट्रेट करते हैं विद हेल्प ऑफ दिस रैमर, और फिर क्या करते हैं, सॉइल मास में जितना भी आपका मीन्स की इस मोल्ड में जितना भी सॉइल मास है उसको मेजर कर लेते हैं। पर मेन बात यह है कि कोर कटर उसी के लिए यूज होगा जो सॉइल बिल्कुल क्या होगी, सॉफ्ट सॉइल होगी, ऐसी सॉइल होगी सॉफ्ट, क्योंकि हार्ड सॉइल पे क्या होगा, ये पेंट्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सॉफ्ट सॉइल के लिए ज़्यादा यूज होगा, ठीक है, हार्ड सॉइल के लिए यूज नहीं होगा। हार्ड सॉइल के लिए क्या यूज होता है, ये दूसरा मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। देखें सैंड वर्ड एक और आया था अभी, सैंड बाथ है, वो कंफ्यूज ना हुए, वो सैंड बाथ है, ये क्या है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। कौन सी मेथड है आपकी, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कब यूज होगा, व्हेन कोर कटर इज नॉट पेंट्रेट इन द ग्राउंड। देन हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने पहले क्या किया, पहला स्टेप में ये जो ग्राउंड है उसको बिल्कुल उसके सरफेस को साफ़ किया, फिर उसके बाद ये आपका एक इस तरह से एपरेटस है, इसमें इसको रखा, और यहाँ पर जो ये आपको होल दिख रहा है, इस होल यहाँ पर इसकी इस अमाउंट में क्या कर दिया यहाँ पर होल। फिर जब होल कर दिया, होल करने के बाद इसकी मिट्टी को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद एक हमारे पास क्या होती है, जो सैंड होती है, ये एक मीन्स की जार टाइप का है, इस जार से नॉन वॉल्यूम में और नॉन मास का हम क्या डाल सकते हैं, सैंड को इस होल में डाल सकते हैं। ये कब यूज होगा, जब हमारे पास बहुत कैसी रॉक हो, आपका हार्ड रॉक हो, कैसी रॉक हो आपकी, हार्ड रॉक हो, या जिसको हम बोल सकते हैं रॉकी सॉइल हो। कैसी सॉइल हो आपकी, रॉकी सॉइल क्या हो गया, रॉक माने पत्थर, जिसपे क्या होते हैं आपके पत्थर टाइप के, तब क्या यूज होता है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है एज कम्पेयर टू कोर कटर। ये कौन सा मेथड है, कोर कटर मेथड, ये कौन सा है आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। तो दोनों से क्या निकाली हमने, ड्राई डेंसिटी, और कौन सी ड्राई डेंसिटी निकाली, इन सीटू यानी कि दैट इज एट दी फील्ड, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कोर कटर
वाटर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी एक आपका मीन्स की ड्राई डेंसिटी डिटरमाइन करने का मेथड है। इसमें कुछ नहीं करते हैं हम, इसमें एक जो सॉइल है उसको एक मीन्स की केमिकल होता है जिसका नाम होता है पैराफिन वैक्स। क्या होता है? पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है, उससे कोटेड करके सॉइल को मीन्स की इसमें वो आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगाया जाता है। ठीक है, सिंपल सा, इतना ज़्यादा इसके बारे में बस ये ध्यान रखें कि पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। फ्लोर कटर मेथड इज ए फील्ड मेथड टू डिटरमाइन ड्राई डेंसिटी। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इज ऑल्सो ए फील्ड मेथड टू डिटरमाइन ड्राई डेंसिटी। द डिफरेंस इज दैट इट इज़ फॉर यूज फॉर सॉफ्ट सॉइल, इट इज़ फॉर हार्ड सॉइल। ठीक है, और इसके आपको मीन्स की ये पता होना चाहिए डायमेंशन थोड़ा बहुत कि इसका हाइट कितना है, 127.4 mm। ठीक है, ये जो आपका मोल्ड है, रैमर का जो हाइट है कितना है, 900 mm। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होती क्या है? दैट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो कोई भी सॉइल जब उसमें हम कुछ प्रेशर लगाएं तो प्रेशर लगाने पे वो किस तरह से आपका क्या हो जाती है, आपकी डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो आपका जनरली क्या होता है कि कोई भी जो सॉइल होती है वो आपका डिफरेंट स्टेजेस में रह सकती है, और इसको बताया था सबसे पहले किसने, आपका अटरबर्ग ने। अटरबर्ग ने बोला कि सॉइल 4 फेस में रह सकती है, लिक्विड फेस में, प्लास्टिक फेस में, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड। कब? जब उसका वाटर कंटेंट वेरी करता रहता है। तो डिफरेंट वाटर कंटेंट में 4 फेसेस में रहता है, और जो ये बाउंड्री वाटर कंटेंट होती है जिसमें वो अपने फेस को चेंज करती है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अटरबर्ग ने क्या बोला, ये, और उन्होंने क्या बोला कि सॉइल क्या रहती है, या तो लिक्विड स्टेट में रह सकती है, या किस में रह सकती है, प्लास्टिक स्टेट में रह सकती है, या सेमी सॉलिड में, या किस में रह सकती है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो कुछ एक बाउंड्री, ये बाउंड्री वाटर कंटेंट है जिसपे कि सॉइल या तो प्लास्टिक से लिक्विड में, या प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में, या सेमी सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। कब? ऑन वेटिंग। देखिए, वेटिंग मीन्स गीले करने में, गीले करने में सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से लिक्विड। और ड्राइंग, ड्राइंग करने का मीन्स सुखाने पे उल्टा, ऐसा हो जाएगा, लिक्विड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड, और सेमी सॉलिड से सॉलिड हो जाएगी। तो जिस भी बाउंड्री वाटर कंटेंट में ये होती है, इनको कुछ क्या बोलते हैं, आपकी कुछ कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट। तो क्या क्या होती है ये? एक होती है लिक्विड लिमिट, एक प्लास्टिक लिमिट, और एक क्या होती है, सिंकेज लिमिट। देखें, जैसे जैसे आपका ये सॉइल सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक और लिक्विड जा रही है, तो आप अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व देखें तो ये किस तरह से चेंज हो रहा है, ध्यान से देखें। तो लिक्विड स्टेट में आप देख पा रहे हैं कितना कम शेयर स्ट्रेंथ इसमें है, बहुत कम, कुछ ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा है। प्लास्टिक स्टेज में थोड़ा बहुत हो रहा है। यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेंथ होती है लिक्विड स्टेट में सिर्फ 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। कितनी होती है लिक्विड स्टेट में? दैट इज ओनली 2.7, कितना, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखें, बहुत कम शेयर स्ट्रेंथ है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत कम शेयर स्ट्रेंथ इसमें रहती है। जबकि आपका प्लास्टिक लिमिट में लिक्विड लिमिट का कितना टाइम्स रहती है, आपकी 100 टाइम्स रहती है। ठीक है, और सेमी सॉलिड और सॉलिड में तो आपकी शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये आपका किसने बताया था, आपका दैट इज़ अटरबर्ग ने। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अटरबर्ग लिमिट। तो अटरबर्ग लिमिट के हिसाब से इनको निकालने की कुछ मेथड होती हैं। जैसे लिक्विड लिमिट के बारे में बताऊं तो लिक्विड लिमिट में क्या होता है, सॉइल लिक्विड स्टेट से किस में चले जाता है, आपका प्लास्टिक स्टेट में। उस बाउंड्री वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। कौन से टेस्ट से निकाला जाता है, कैसेग्रांटी ऑपरेटर से। और कौन से मेथड से, आपका कोन पेनिट्रेशन से। 2 मेथड की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, लिक्विड लिमिट को निकाल सकते हैं। फिर प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, जिसमें आपका सॉइल आपका सेमी सॉलिड से प्लास्टिक या प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में चल जाए। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक थ्रेड बनाते हैं हम 3 mm का। ठीक है, अभी इनके टेस्ट के बारे में बताते हैं अभी आगे आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थ्रेड ऑफ 3 mm जस्ट स्टार्ट टू क्रम्बल, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट। और सॉइल किस में चेंज होता है, सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक स्टेट। एक होता है आपका सिंकेज लिमिट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। सॉइल, इस टाइम पर सॉइल क्या होती है, जस्ट फुली सैचुरेटेड, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास हमेशा क्या होता है, आपका सिंकेज लिमिट में कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, इसको यहाँ से डिटेल में समझते हैं कि देखें, आपका सिंकेज लिमिट से ऊपर जो रहेगा सॉइल हमेशा सैचुरेटेड है, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा, 1। पर डिग्री सिंकेज लिमिट से नीचे आपका सॉइल क्या रहती है, पार्शियली सैचुरेटेड। और सिंकेज लिमिट पर सॉइल जस्ट क्या रहती है, सैचुरेटेड, यानी S इक्वल टू क्या रहता है, 1। और इससे नीचे क्या हो जाएगा, आपका पार्शियली, क्योंकि सिंकेज लिमिट से नीचे वॉल्यूम आप सॉइल मास का रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। आप
का जो भी वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम। चाहे आप पूरा सुखा दें उसको, ठीक है, वाटर कंटेंट बिल्कुल जीरो कर दें, तब भी आपका जो वॉल्यूम सिंकेज लिमिट के टाइम पर रहेगा, यानी सिंकेज लिमिट के टाइम पर वॉल्यूम वी एस इक्वल टू किसके बराबर होता है, ड्राई वॉल्यूम, यानी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और सॉइल क्या रहेगी सिंकेज लिमिट पर, जस्ट सैचुरेटेड। जस्ट वर्ड क्यों बोला हुआ है, क्योंकि इससे नीचे क्या हो जाएगी आपकी पार्शली, और इससे ऊपर क्या रहेगी, फुली सैचुरेटेड, ठीक है। फिर अब देखें जो डिटर्मिनेशन के लिए मैंने आपको टेस्ट बता रखा है, कैसाग्रांडे टेस्ट को समझते हैं। कैसाग्रांडे में कुछ इस तरह से क्या होती है, आपकी बाउल टाइप की होती है, ठीक है। इस बाउल में हम क्या करते हैं, एक अपना सैंपल बनाते हैं, और इस सैंपल को इस तरह से हमने यहाँ पर रखा हुआ है। फिर हम इसमें एक कट मारते हैं, देखिए यहाँ पर एक कट मार रखा है, ठीक है। ये कट जैसे ही हम इसमें मारते हैं, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक ये यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ हैंडल है, इस हैंडल से हम इसमें क्या करते हैं, इस तरह से घुमाते हैं। और एक कटिंग टूल भी है यहाँ पर, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ASTM टूल, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, और एक कैसाग्रांडे से। तो कैसाग्रांडे से हमने इसको कट किया, तो उसके बाद जो कैसाग्रांडे ने बोला, उसने बोला कि 25 नंबर ऑफ ब्लो के बाद, कितने नंबर ऑफ ब्लो के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर ऑफ ब्लो के बाद जब ये सॉइल लगभग कितने करीब आ जाए आपके, लगभग 12 mm करीब आ जाए, कितने करीब आ जाए आपके, 12 mm करीब आ जाए, तो उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। द वाटर कंटेंट, वह वाटर कंटेंट जिसमें आपके स्टैंडर्ड कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स में 25 नंबर ऑफ ब्लो देने के बाद आपका जो ये टेस्ट स्पेसिमेन है ये 12 mm करीब आ जाए, तो उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका लिक्विड लिमिट, ठीक है। ये तो लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करने की मेथड होगी। फिर यहाँ से हालांकि हम एक ग्राफ बनाते हैं, इजीली एक ही बार में 25 mm नहीं निकल पाएगा, एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, आपका फ्लो कर्व, क्या बोलते हैं, आपका फ्लो कर्व। उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। फ्लो कर्व इस तरह से बनता है कुछ। फ्लो कर्व किस किस के बीच में बनता है, वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लो, और कौन से स्केल में होता है, log 10 स्केल में, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है, और इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, फ्लो इंडेक्स, क्या देता है, फ्लो इंडेक्स। और फ्लो इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ध्यान रखें, फ्लो इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा सॉइल मास का, शेयर स्ट्रेंथ यानी टाउ उतनी ही क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। तो इसका मीन्स आपका फ्लो इंडेक्स का आपका जो वैल्यू होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, ताकि आपकी सॉइल शेयर स्ट्रेंथ क्या कर सके, आपका गेन कर सके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आ रहा है कि प्लास्टिक लिमिट कैसे डिटरमाइन करते हैं। प्लास्टिक लिमिट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉइल लेते हैं, इसको किससे पास कराते हैं, 425 माइक्रोन ISC से। जब 425 माइक्रोन ISC से इसको पास कराते हैं, उसके बाद हम लगभग कितना सॉइल ले लो आप, 30 ग्राम सॉइल ले लो, 30 ग्राम सॉइल लो, फिर उसको क्या कर लो, बिल्कुल इतना गीला कर लो कि वो बिल्कुल थोड़ा रिमोल्ड हो जाए, यानी कि प्लास्टिक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक गोल मीन्स की रोली टाइप की बनाई, और रोली बनाने के बाद इसको एक ये जो ग्लास है, इस ग्लास में इस तरह से रोल करते हैं। अब रोल करने पे जब अगर आप 3 mm थ्रेड से नीचे बनाएंगे तो आपका वह प्लास्टिक लिमिट नहीं होगी। 3 mm से नीचे है, इसका मीन्स उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्लास्टिक लिमिट से ऊपर है, आपको प्लास्टिक लिमिट निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा नीडिंग करेंगे, क्या करेंगे, नीडिंग यानी कि गूंदेंगे। गूंदने पे क्या होगा, आपकी जो हाथ की एनर्जी यानी कि जो हाथ की हीट होगी उसके द्वारा वाटर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन इस तरह से प्रोसेस करते रहेंगे। जब 3 mm थ्रेड जस्ट स्टार्ट क्रम्बल मीन्स चटकने सा लग जाए, उस टाइम के वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका उस टाइम के वाटर कंटेंट को बोला जाता है आपका प्लास्टिक लिमिट। फिर एक यहाँ पर मैंने एक और एपरेटस दिखा रखा है, ये एपरेटस को बोलते हैं कोन पेंट्रेशन मेथड। कोन पेंट्रेशन मेथड से क्या निकालते हैं, लिक्विड लिमिट। इसमें क्या होता है, एक इस तरह से एक कोन होता है, इस कोन को हम इस मोल्ड में डाल मीन्स की पेंट्रेट करते हैं, कितने टाइम के लिए, 30 सेकेंड के लिए। जिस वाटर कंटेंट पे ये जो कोन है, ये कोन आपका 25 mm पेंट्रेट हो जाता है। कितना mm पेंट्रेट हो जाता है, स्टैंडर्ड वैल्यू में 25 mm पेंट्रेट हो जाता है, उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका लिक्विड लिमिट। ये दूसरी मेथड है एक, और यह जो आपका लिक्विड लिमिट देता है लगभग 1 पॉइंट कितना वैल्यू देता है आपका, इस कोन पेंट्रेशन मेथड से जो शेयर स्ट्रेंथ निकलती है 1.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको मिलती है, जबकि कैसाग्रांडे से लगभग कितनी निकलती है आपकी, दैट इज 2.5 के करीब 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शेयर स्ट्रेंथ। तो आपको अगर पूछा जाता है कि शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है लिक्विड लिमिट के टाइम पे, तो लिक्विड लिमिट पे जो शेयर स्ट्रेंथ होती है
वो क्या होती है, बहुत कम मैग्नीट्यूड की होती है, स्मॉल मैग्नीट्यूड की होती है, स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है, स्मॉल मैग्नीट्यूड, बट क्या होती है, सेम एंड सेम रहती है। सेम क्यों, क्योंकि 2.7 है, ठीक है, तो स्मॉल मैग्नीट्यूड सेम, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका कंसिस्टेंट वर्ड रेशियो को हम 0 कभी नहीं लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1 हो सकता है, E इज़ ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और E इज़ लेस देन 1 हो सकता है। तो कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो 0 के अलावा सारी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं, नंबर ऑफ फेसेस इन सॉइल मास। आपको पता है जो सॉइल है, सॉइल क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स। तो इसको दिखाने के लिए कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है, कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज इसमें आपका एयर भी है, अभी बताया मैंने, वाटर भी है, और क्या भी है, आपका सॉलिड भी है। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों चीज़ों को आपका दिखाने के लिए कि इनका कितना बाय वॉल्यूम और बाय वेट है प्रोपोर्शन, उनको दिखाने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फेस डायग्राम। तो जो सॉइल है, सॉइल को कितने फेस में बांटा गया है, बेसिकली सॉइल को 3 फेस में बांटा गया है, जिसमें उसमें एयर भी रहता है, वाटर भी रहता है, और क्या भी रहता है, सॉलिड। अगर आपसे पूछता है कि ड्राई सॉइल कितने फेस में रहती है, तो ड्राई सॉइल कितने फेस में रहती है, 2 फेस में। कौन सी सॉइल आपकी, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल में क्या रहेगा आपका, एयर प्लस सॉलिड, सॉलिड को क्या भी बोलते हैं, ग्रेन। और सैचुरेटेड सॉइल इज ऑल्सो इन 2 फेस विद वाटर प्लस सॉलिड एज इट्स इंग्रेडिएंट, ठीक है। पर सॉइल की बात पूछे, सॉइल मास, तो सॉइल मास विल बी इन 3 फेस विद एयर प्लस वाटर प्लस सॉइल, इस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, द पोरोसिटी ऑफ सॉइल मास इज 30%। अब पोरोसिटी दे रखा है आपको 30%, यानी n इक्वल टू 30% मीन्स कितना हो जाएगा, 0.3, और एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इट्स पार्टिकल मीन्स सॉलिड्स का, जो सॉलिड्स का स्पेसिफिक, इसकी को जी से दिखाते हैं, दैट इज 2.75। अब आपको बोल रहा है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर सैचुरेटेड यूनिट वेट बोल रखा है, पर ऑब्जेक्टिव में क्या दे रखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको कौन सी, ये आपको यूनिट वेट नहीं निकालना पड़ेगा। यूनिट वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। आपको क्या निकालना पड़ेगा, मास डेंसिटी। देखें कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी आपको अपना आंसर देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको यूनिट वेट, आप गामा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, गलत आंसर आएगा। आपको हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, रो वाला, दैट इज रो सैचुरेटेड इक्वल टू क्या होता है, जी प्लस ई इंटू आपका रो डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। अब इस क्वेश्चन में आपको पोरोसिटी दे रखी है, तो आप वर्ड रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, वर्ड रेशियो E इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 1 माइनस एन। एन कितना है, 0.3 अपॉन कितना, 1 माइनस 0.3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो E आ जाएगा आपका 0.43। तो 0.43 इस फॉर्मूले में रखें, क्या हो जाएगा, देखें कैसे, G दे ही रखा है 2.75 दे रखा है, प्लस ई निकाल रखा है आपने 0.43 इंटू रो डब्लू कितना होगा। अब देखें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तब रो डब्लू आपने रखना है 1, और यही केजी पर मीटर क्यूब में होगा तो 1000, तो अभी कितना रखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 0.43। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी 2.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशन गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। अब आपको पता है कि इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, स्टोक्स लॉ। देखें स्टोक्स लॉ आपको पता है कब लगता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। किस में लगता है आपका, सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस बेसिकली कब लगती है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल जिसका साइज क्या होता है, लेस देन 75 माइक्रोन होता है, उसमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस लगती है, और वो किसके प्रिंसिपल पर आधारित रहती है, स्टोक्स लॉ। इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी एक जो स्फेरिकल पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर लेगा। कब अटेंड कर लेगा, जब
जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है वो किसके इक्वल हो जाए, आपके बुओयंट फोर्स के बराबर, ठीक है। तो तब आपका कांस्टेंट, उसको सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। डार्सी लॉ क्या होता है, डार्सी लॉ आपको पता है। डार्सी लॉ बोलता है कि किसी भी एक सॉइल मास में, कैसी सैचुरेटेड सॉइल मास में जो वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ से क्या निकलता है, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो परमेबिलिटी निकालने के लिए है, ये भी आपका नहीं लगेगा। अब पास्कल लॉ आपको पता है, एक स्टैटिक फ्लूइड में लगता है जब आपका प्रेशर तीनों डायरेक्शन में, यानी पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड होता है, तो ये भी नहीं लगेगा। तो इसमें जो आपका प्रिंसिपल लगेगा, दैट प्रिंसिपल विल बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबको पता है क्या है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी एक कोई बॉडी है, ठीक है, वो आपका या तो वाटर में कंप्लीटली इमर्स्ड हो या फ्लोटिंग हो, तो उसमें एक ऊपर की ओर एक क्या लगता है, बुओयंट फोर्स, क्या लगता है, उत्प्लावक बल, बुओयंट फोर्स। और ये जो बुओयंट फोर्स होता है ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ, ध्यान से देखें इस स्टेटमेंट को, वेट ऑफ फ्लूइड, किसके बराबर, वेट ऑफ फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेस, दैट द बॉडी डिस्प्लेस, जो बॉडी आपका जितना डिस्प्लेस करती है, यानी कि जो भी इस बॉडी को जब हमने इसमें इमर्स किया, जितना वेट इसने डिस्प्लेस किया होगा उस फ्लूइड के डिस्प्लेस्ड वेट के बराबर ही क्या लगता है, बुओयंट फोर्स। तो यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर एयर में वेट करें, तो मान लो सपोज 100 ग्राम है, अगर वो फ्लूइड में जाएगी तो 80 ग्राम हो गया। वो 80 ग्राम क्यों हुआ, बिकॉज 20 ग्राम आपका उसमें क्या लगा, ऊपर की ओर एक बुओयंट फोर्स लगा। तो ऐसी सॉइल के केस में भी क्या होता है कि जब सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में होती है तो आपका सैचुरेटेड तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर होंगे जो उसके वॉइड्स होंगे, ठीक है। पर जब वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगी तो वाटर के द्वारा उसमें अपवार्ड एक फोर्स लगेगा, तो जो उसका नेट वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, किसके बराबर, गामा डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है गामा डब्ल्यू कितना होता है, 9.81, कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये पॉइंट है, ठीक है। 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, द प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन द रिलेशन इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी इज अप्लाइड इन कोहेसिव सॉलिड एंड इंडिकेटर। अब देखें सबसे पहले कंसिस्टेंसी को समझते हैं, कंसिस्टेंसी है क्या। देखें आपका जो प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ 20%, द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉलिड विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी कितना दे रखा है आपको, 20%, और WL यानी लिक्विड लिमिट आपको निकालना है, लिक्विड लिमिट दे रखा है 40%, 40 माइनस क्या निकालना है, प्लास्टिक लिमिट क्या होगा। तो प्लास्टिक लिमिट क्या होगा, WP, तो WP यहाँ आ जाएगा, WP इक्वल टू 40 माइनस 20, तो 40 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 40 माइनस 20 इक्वल टू 20%, तो ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉइल हैज़ प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20%, सॉइल का प्लास्टिक लिमिट कितना है आपका 20%, यानी कि WP इज कितना है आपका 20%, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 40% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि IP इज कितना है आपका 40%। अब आपको बोल रहा है कि बताइए कि इसका कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितना होगा अगर नेचुरल वाटर कंटेंट मीन्स जो भी उसकी नेचुरल अवस्था में अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में जो उसका वाटर कंटेंट है दैट इज 34%। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला देखते हैं, फिर ये क्या बताता है उसको देखते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू होता है जो भी लिक्विड लिमिट है माइनस उसका नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन आपका प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है। और प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो WL आपको निकालना क्या है, WL आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो आप निकाल सकते हैं WL किससे, ये वाले फॉर्मूले से। सबसे पहले WL निकाल लीजिए आप, WL कैसे निकालेंगे, IP इक्वल टू WL माइनस WP, ठीक है। IP आपको दे रखा है, IP इज 40% इक्वल टू WL माइनस WP, और WP कितना है आपके पास, WP कितना है, दैट इज WP इज
20%, प्लास्टिक इंडेक्स इज 20, तो ये 20 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो लिक्विड लिमिट एंड WL इक्वल 40 + 20, 40 + 20 = 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, WL कितना आया अभी, WL आया है अभी 60, ठीक है। तो अब आपका IC निकालना है, तो 60 माइनस W, नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है 34, ओके, अपॉन आपका प्लास्टिक इंडेक्स कितना है, प्लास्टिक इंडेक्स इज 40% अपॉन 40, तो 60 में से 34 है 26 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.65। क्लियर हो गया। सो ये आपका हो गया। अब देखते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स बताता क्या है। देखें सबसे पहले कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में देख लें। कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपका बेसिकली बताता है कि कोई भी सॉइल इन सिटू यानी एक्चुअल कंडीशन में वाटर कंटेंट के हिसाब से आपका किस अवस्था में है, कि सॉलिड अवस्था में है, स्टिफ है, या आपका मीडियम स्टिफ है, या आपका सॉफ्ट है, या लिक्विड स्टेट में है, तो उसको दिखाने के लिए जो आपका होता है स्टिफनेस कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो IC अगर आपका ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो ये सॉइल वेरी स्टिफ होती है। क्या होती है, वेरी स्टिफ मीन्स बहुत हार्ड होती है। अब 1 से लेके 0.75 अगर होता है 0.75 तो यह क्या होता है आपका स्टिफ, ध्यान दें। और अगर जो सॉइल है, ये सॉइल अगर आपका इसकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0.75 कितना 0.75 से कितने के बीच में हो आपका 0.5 के बीच में, 0.75 से 0.5 के बीच में हो, तब ये क्या होती है आपकी मीडियम स्टिफ, ठीक है। और 0.5 से अगर 0.25 के बीच में हो तो ये क्या होती है आपकी 0.25 के बीच में, तो ये होती है आपकी सॉफ्ट। और 0.25 से अगर 0 के बीच में हो तो वेरी सॉफ्ट। और अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स इस लेस देन 0 होता है तो ये क्या होता है आपका लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट, बस दो ध्यान रखें, जब IC इज ग्रेटर देन 1 वेरी स्टिफ, IC इज लेस देन 0 तो ये किस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में। अब दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एट लिक्विड लिमिट, कि अगर लिक्विड लिमिट के टाइम पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितना होगा एट लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट पर कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितना हो जाएगा। IC इक्वल टू क्या होता है WL माइनस, वो बोल रहा है नेचुरल वाटर कंटेंट WL हो गया, तो WL माइनस WL कितना हो गया 0 अपॉन IP, तो IC कितना हो जाएगा आपका 0। तो लिक्विड लिमिट के टाइम पे जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी 0। और अगर पूछता है प्लास्टिक लिमिट के टाइम पे, एट किस पे, प्लास्टिक लिमिट के टाइम पे, प्लास्टिक लिमिट पे कितना हो जाएगा, प्लास्टिक लिमिट के टाइम पे जो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए WL, यानी क्या हो गया WL माइनस WP। तो क्यों WP, क्योंकि नेचुरल वाटर कंटेंट किसके बराबर हो गया है, प्लास्टिक लिमिट के बराबर, WL माइनस IP, IP क्या होता है WL माइनस WP, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। तो ध्यान रखें कि लिक्विड लिमिट के टाइम पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0 और प्लास्टिक लिमिट के टाइम पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 1। आपको सीधे याद रखना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बेंटोनाइट इज ए मटेरियल ऑब्टेन ड्यू टू। सबसे पहले देखें जो बेंटोनाइट है, ठीक है, ये बेंटोनाइट कैसी सॉइल है, ये आपकी एक क्ले सॉइल है। कैसी सॉइल है आपकी, बेंटोनाइट इज ए क्ले, कैसी सॉइल है आपकी, दैट इज क्ले। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखें कि जो लाइम स्टोन और सैंड स्टोन है दीज आर सेडिमेंट्री रॉक। कैसी रॉक है, सेडिमेंट्री। बासाल्ट कैसी रॉक है, इग्नियस रॉक। मैंने पिछले लेक्चर में इसको सेडिमेंट्री बोल दिया था, पर ये एक्चुअल में श्योरली कैसी रॉक है आपकी, इग्नियस रॉक है। और इस बेसाल्ट से कौन सी सॉइल मिलती है आपको, लेटेराइट। कौन सी सॉइल मिलती है, लेटेराइट। लेटेराइट कैसी सॉइल है आपकी, लेटेराइट इज ए रेजिडुअल सॉइल जो कि जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसका कलर कैसा होता है, जनरली रेडिश कलर, रेड कलर का ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें पूछा जाएगा कि ये क्या है, वोल्केनिक एश। तो बेंटोनाइट इज ए मेटल ऑब्टेन, तो वोल्केनिक एश के द्वारा ये फॉर्म होता है बेंटोनाइट, ठीक है। ओके, सो अब आपका जो
बेंटोनाइट है, इसके बारे में देखते हैं। बेंटोनाइट होता क्या है बेसिकली। बेंटोनाइट जो आपका है क्ले है, और बेसिकली ये बहुत, इसमें क्या होती है आपकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी मीन्स कि ये बहुत, मीन्स कि जैसे आपका टनल वर्क है, तो टनल में जब आपका टनलिंग वर्क होता है तो टनल में इसका यूज किया जाता है बेंटोनाइट का। और जब कोई मिट्टी गिर रही होती है तो उसका लेप जैसा लगा दिया जाता है बेंटोनाइट का, जिससे ये आपका मीन्स कि क्या हो जाता है, सॉइल को रोक देता है। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखें कि जो बेंटोनाइट है ये बेसिकली इसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, मोंट मोनोलाइट। कौन सा मिनरल पाया जाता है, मोंट मोनोलाइट। तो ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग एंड क्या दिखाती है आपकी, श्रिंकेज। क्यों दिखाती है, क्योंकि मोंट मोनोलाइट में एक बहुत वीक आपका फोर्स होता है, वांडरवाल फोर्सेस, जो आसानी से किसको कर लेता है, आपका वाटर को एंटर भी कर लेता है। एंटर कर लेगा तो क्या हो जाएगा आपका, स्वेलिंग। एक्सपेल यानी बाहर निकाल देगा तो क्या हो जाएगा आपका, श्रिंकेज। यानी इसलिए आपका बेंटोनाइट को ज़्यादा यूज़ हम कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं करते हैं, पर हाँ इसका यूज़ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जब कहीं पर लेप हेप लगाना हो तब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, वॉल्केनिक आस। वॉल्केनिक आस क्या होती है, जब भी वॉल्केनो निकलता है यानी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो भी आपकी सॉइल फॉर्म होती है उसके ठंडे होने से, ठीक है, वो सॉइल को क्या बोलता है, बेंटोनाइट सॉइल। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है द प्लास्टिक इंडेक्स एंड परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन ऑफ ए क्ले सैंपल इज 25 एंड 15। तो प्लास्टिक इंडेक्स और ये तो आपको एक्टिविटी, एक इम्पोर्टेंट टर्म आया है यहाँ पे, एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी होती क्या है, सबसे पहले देखें। एक्टिविटी एक ऐसा टर्म है जो यह बताती है कि कोई सॉइल मास अब जब भी कुछ उसमें कितना टेंडेंसी है वॉल्यूम चेंज होने की। एक्टिविटी क्या है, वॉल्यूम वो कितनी जल्दी चेंज कर देता है। यानी वॉल्यूम चेंज करने का मीन्स कितना ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, कितना कॉम्प्रेसिबल सॉइल है, उसको दिखाने का एक जो टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। तो ये बेसिकली जो स्कैम्पटन है, स्कैम्पटन ने बोला था कि जितने ज़्यादा उसमें परसेंटेज फाइनर पार्टिकल होंगे। परसेंटेज फाइनर पार्टिकल क्या होते हैं, जैसे आपके क्ले है, ठीक है, तो क्ले पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्टिविटी इक्वल टू जो भी उस सॉइल का प्लास्टिक इंडेक्स होता है। और प्लास्टिक इंडेक्स जो भी ये आपकी कंसिस्टेंसी है, ये क्ले के लिए ही इंपॉर्टेंट है। IP अपॉन परसेंटेज पार्टिकल फाइनर देन कितना आपका 2 माइक्रोन। और 2 माइक्रोन से जो छोटे साइज के होते हैं उनको क्या बोला जाता है आपका, क्ले। क्या बोला जाता है आपका, क्ले। तो जितना भी बाय परसेंटेज क्ले का रहता है यानी क्ले फ्रैक्शन, प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन क्ले फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं आपका, एक्टिविटी। तो IP आपका दे रखा है 25 अपॉन आपका क्ले फ्रैक्शन कितना था 15, तो 25 अपॉन 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.67। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, C। अब थोड़ा बहुत एक्टिविटी के बारे में और सुन लेते हैं। पहले सबसे पहले एक्टिविटी मैंने बोला कि ये दिखाता है कि कितना आपका वॉल्यूम कोई सॉइल मास चेंज कर सकता है, कितना वल्नरेबल है। ठीक है, कि अगर आपका वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है तो कितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम अपना चेंज कर देगा। ठीक है, तो जैसे आपका एक्टिविटी जो, अगर आपका जो एक्टिविटी नंबर है यानी AC, अगर आपका लेस देन 0.75 है, लेस देन 0.75 है तो ये इनएक्टिव कहलाती है। कैसे कहलाती है, कैसी है आपकी, इनएक्टिव। अगर आपका 0.75 से 0.75 से अगर 1.25 के बीच में है, 1.25 के बीच में है तो यह आपका क्या कहलाती है, आपकी नॉर्मल एक्टिव। नॉर्मल एक्टिव। और यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि नॉर्मल एक्टिव क्या होता है। कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि अगर आपका ग्रेटर देन 1.25 हो जाए, ग्रेटर तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव सॉइल। क्या बोलते हैं, एक्टिव सॉइल। जैसे ये डिपेंड करते हैं इनमें प्रेजेंट आपका केओलिनाइट, मोंट मोलनाइट और इल्लाइट मिनरल पर। मोंट मोलनाइट मिनरल जिसमें पाया जाएगा वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगी, फिर आपका इल्लाइट, और सबसे कम कौन एक्टिव रहेगी, केओलिनाइट। क्योंकि केओलिनाइट में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन। इल्लाइट में कौन सा बॉन्ड होता है, इल्लाइट में एक आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, और उस आयन में कौन सा आयन रहता है आपका, पोटेशियम आयन। और मोंट मोलनाइट मिनरल क्या होता है, बहुत वीक मिनरल रहता है जिसमें आपका वीक वंडरवॉल फोर्सेस यानी वाटर बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, जो केओलिनाइट मिनरल होता है ये किससे मिलकर बना होता है, एक सिलिका और एक किससे आपका एल्यूमिना के सैंडविच के द्वारा, मीन्स की के द्वारा बनता है। जबकि इल्लाइट और मोंट मोलनाइट क्या होता है, 2 सिलिका होता है और बीच में एल्यूमिना होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, मोंट मोलनाइट। तो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग और सिंकेज कौन दिखाएगा,
मोंटमोलनाइट। क्यों? क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो एक्टिविटी, क्योंकि इसमें क्ले फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है, इसका मीन्स ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इफ अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले देखते हैं अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या है। अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है, एक ट्राई एक्सेल टेस्ट होता है। तो ट्राई एक्सेल टेस्ट में तो हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल को रखते हैं एक ग्लास मेम्ब्रेन के अंदर पर, और उसमें एक सेल प्रेशर अप्लाई करते हैं हर डायरेक्शन में। पर अगर हमारी जो सॉइल सैंपल है उसमें हम क्या करें कि कोई सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई ना करें या फ्लूइड प्रेशर अप्लाई ना करें टेस्ट के दौरान, तो इस टाइप के टेस्ट को क्या बोलते हैं, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव टेस्ट। और ये स्पेशली किसके लिए होता है, आपका क्ले के लिए ही होता है। किसके लिए होता है, आपका क्ले के लिए। और ये कैसा टेस्ट है, एक अनड्रेन्ड। अनड्रेन्ड मीन्स इस टेस्ट के दौरान आप पानी को सॉइल सैंपल से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, जिसको अनड्रेन्ड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से आपका क्या होता है कि आपको पता है, दो यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट वर्ड आए हैं। एक तो आया है नेचुरल स्टेट और एक क्या है आपका रिमोल्डेड स्टेट। ये क्या होती है, सॉइल दो अवस्था में रहता है। एक तो रहता है आपका अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में, किसमें, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में, और एक किसमें, डिस्टर्ब। तो जो अनडिस्टर्ब्ड स्टेट है, यानी जब हमने उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है, तो उसको बोला जाता है नेचुरल कंडीशन में। यानी किस कंडीशन में है वो, नेचुरल कंडीशन में। पर जब हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो डिस्टर्ब करने पे जो अवस्था होती है, यानी डिस्टर्ब करने का मीन्स हमने उसका वाटर कंटेंट चेंज कर दिया, उसका वॉल्यूम रेशियो चेंज कर दिया, ठीक है, जो नेचुरल कंडीशन में है उसके हिसाब से उसको हमने टोटली डिफरेंट उसकी मीन्स की करेक्टरिस्टिक कर दी हैं। तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिमोल्डेड स्टेट। क्या बोलते हैं आपका, रिमोल्डेड स्टेट। अब आपको पता है जब ग्राउंड में रहेगा तो उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ या प्रॉपर्टी रहेंगी डिफरेंट रहेंगी, जब बाहर आ जाएगा तो डिफरेंट रहेगी। तो कोई भी सॉइल मास जब अपना डिस्टर्ब्ड स्टेट में चले जाता है तो शेयर स्ट्रेंथ में क्या कर देता है, लॉस। तो उसको दिखाने के लिए कौन सॉइल मास कितना ज़्यादा अपनी शेयर स्ट्रेंथ में लॉस कर सकता है, उसको दिखाने के लिए सेंसिटिव। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, लेट अस अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में किसी सॉइल मास का कितना था, 200, और जैसे ही उसको डिस्टर्ब किया तो कितना हो गया, 100। लेट अस एक दूसरा सैंपल लेते हैं, 200 था और बाद में सिर्फ कितना हुआ डिस्टर्ब स्टेट, 190। तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव कौन सी सॉइल है, ए। क्यों है सेंसिटिव है, बिकॉज 200 से कितना हो गया, अनडिस्टर्ब्ड में कितना है, 200, और डिस्टर्ब्ड में कितना है आपका, 100। जबकि सैंपल बी का क्या है आपका, अनडिस्टर्ब्ड में 200 और डिस्टर्ब्ड में कितना है, 190। तो इसने बहुत कम आपका मीन्स की क्या दिखाया है, लॉस दिखाया है शेयर स्ट्रेंथ में। तो सॉइल ए इज़ मोर सेंसिटिव देन सॉइल बी। तो इसका मीन्स सेंसिटिविटी एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसके शेयर स्ट्रेंथ में या उसकी जो भी पैरामीटर हैं उसमें कितना चेंज आता है, उसी को दिखाने का टर्म होता है आपका सेंसिटिविटी। जबकि एक और टर्म आता है आपका थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, यह एक प्रॉपर्टी होती है जो यह बताती है कि जब हम किसी सॉइल मास को डिस्टर्ब्ड स्टेट से रिमोल्डेड स्टेट में लाए, किससे, डिस्टर्ब यानी सॉरी नेचुरल स्टेट से किस में लेके आए, रिमोल्डेड स्टेट में। नेचुरल स्टेट मीन्स कि अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में से डिस्टर्ब हमने किया उसको, यानी उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो उस टाइम पे जो उसके लॉस हुआ शेयर स्ट्रेंथ में, कुछ ना कुछ लॉस होगा नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। जब लॉस हो जाएगा उसकी शेयर स्ट्रेंथ में, अब हमने उसको कुछ देर के लिए क्या कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, डिस्टर्ब करने के बाद। तो धीरे धीरे जब वह अपनी क्या करने करते, जो भी उसने लॉस किया स्ट्रेंथ का, उसको रिगेन कर लेता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी। तो प्रॉपर्टी ऑफ रिगेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रिगेनिंग ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, यानी टाउ से दिखा देते हैं, टाउ इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी। जबकि कौन कितना ज़्यादा आपका लॉस करेगा उसको दिखाने के लिए एक टर्म होता है सेंसिटिविटी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी आपका जो क्ले है वो प्लास्टिक स्टेट में रह सकती है, पर सैंड कभी भी प्लास्टिक स्टेट में नहीं। तो WL माइनस WP आपका हमेशा क्या आने वाला है, तो जीरो आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। पर कभी भी अगर नेगेटिव आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो उसको कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं रिपोर्ट करते हैं, हम उसको क्या रिपोर्ट करते हैं, जीरो, ठीक है। तो आपका जो प्लास्टिक इंडेक्स होगा सैंड का, वो क्या रहेगा आपका, जीरो। क्यों रहेगा जीरो, क्योंकि सैंड इज ए नॉन प्लास्टिक सॉइल, ठीक है। सैंड या ग्रेवल
एंड ग्रेवल, दोनों कैसी सॉइल है? नॉन प्लास्टिक सॉइल। और इनका जो प्लास्टिक इंडेक्स रहेगा वो क्या रहेगा आपका? प्लास्टिक इंडेक्स इज 0। ठीक है। अब कुछ सॉइल होती हैं जैसे आपका अगर प्लास्टिक इंडेक्स अगर लेस देन 7 होता है तो लो प्लास्टिक रहती है, और अगर प्लास्टिक इंडेक्स अगर आपका किससे किसके बीच में होता है? 7 से लेकर 17, ये याद रखना हमेशा, 7 से 17 के बीच में क्या रहती है आपकी? मीडियम प्लास्टिक। और अगर आपका IP यानी प्लास्टिक इंडेक्स इज मोर देन 17 हो गया, किससे ज़्यादा हो गया आपका? 17 से ज़्यादा, तो ये क्या हो जाती है आपकी? हाईली प्लास्टिक सॉइल। क्या होती है? हाईली। बस ये याद रखना 7 से 17 के बीच में जो आपका रहता है वो क्या रहती है आपकी? मीडियम प्लास्टिक। सैंड और ग्रेवल के प्लास्टिक इंडेक्स क्या होती है? 0। प्लास्टिक इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर आ रही है तो उसको हम क्या रिपोर्ट करेंगे? 0। प्लास्टिक इंडेक्स क्या मेजर करता है? प्लास्टिक इंडेक्स यह मेजर करता है कि कोई भी सॉइल कितने देर तक या कितने वाटर कंटेंट में, कितने रेंज ऑफ दी वाटर कंटेंट। प्लास्टिक इंडेक्स क्या है? एक रेंज है। क्या है? रेंज है। किसकी रेंज है? वाटर कंटेंट की। जब तक कि सॉइल आपका किससे? लिक्विड स्टेट से किस में रह सकता है आपका? प्लास्टिक स्टेट। यानी कि कितने देर तक कोई सॉइल प्लास्टिक स्टेट में रह सकता है उसकी वो दिखाने के लिए। तो जितने देर तक प्लास्टिक स्टेट में रहेगा उतना ही हाईली प्लास्टिक होगा। ठीक है। जैसे मैं बोला प्लास्टिक इंडेक्स क्या है आपका? सपोज मैंने बोला 17 है, इसका मीन्स क्या है कि उसके पास 17 वाटर कंटेंट हैं जिसमें वो क्या रह सकता है आपका? प्लास्टिक इंडेक्स में। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ने मैंने बोला प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू, जैसे मैंने बोला लिक्विड लिमिट है 30, प्लास्टिक लिमिट है 25, तो 30 माइनस 25 मीन्स कितना हो गया? 5। यानी कि 26, 27, 28, 29, 30, इन 5 वाटर कंटेंट 1 2 3 4 5 नंबर में, यानी 26 से लेके 30 तक या 25 से लेके 30 तक यह सॉइल किस में रह सकता है आपका? प्लास्टिक। 25 से नीचे किस में चल जाएगा आपका? सेमी सॉलिड। और 30 से ऊपर किस में चल जाएगा? लिक्विड में। ठीक है। तो 5 वाटर कंटेंट है जहां तक ये किस में रह सकता है? प्लास्टिक स्टेट में। ठीक है। अब नेक्स्ट है बाय प्लेसिंग ए सॉइल सैंपल एट 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। तो ये सिंपल सी आपको बता रहा है ओवन टेस्ट के बारे में। तो ओवन टेस्ट में हम क्या करते हैं आपको पता ही है। ओवन टेस्ट में हम सॉइल सैंपल को लेते हैं और सॉइल सैंपल को ओवन में रखते हैं कितने आवर के लिए? 24 आवर के लिए। तो रखने के बाद उसमें जो वेट सॉइल यानी गीली मिट्टी है वो सूखी हो जाती है। तो बोल रहा है कौन सा वाटर आपका लॉस्ट नहीं होगा। देखें पहले सबके वाटर के बारे में देख लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर क्या होता है? जब भी किसी सॉइल को हम क्या करते हैं एनवायरनमेंट में, ये सॉलिड ग्रेन है, इसको मैंने छोड़ दिया, तो एनवायरनमेंट के द्वारा जो इसके चारों ओर ये पानी आ जाएगा इसकी सतह पे, सरफेस पे, उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। कैपिलरी मॉइस्चर क्या होता है? जो कैपिलरी एक्शन के द्वारा सॉइल मास के पोर्स में, आपको पता है सरफेस टेंशन के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं आपका? कैपिलरी वाटर। और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो प्लांट होते हैं सॉइल मास से जो वाटर लेते हैं वो कौन सा वाटर लेते हैं? कैपिलरी वाटर। फ्री वाटर क्या होता है? फ्री वाटर क्या होता है? जब आपकी बारिश हो रही है या कुछ भी आपने मीन्स की, तो जो भी रन ऑफ आपका होता है, रन ऑफ, तो वो सॉइल मास के थ्रू जो पास होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कौन से एक्शन के द्वारा? ग्रेविटी एक्शन के द्वारा। उस वाटर को हम क्या बोलते हैं आपका? फ्री वाटर। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर को आप 105 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस तक आप नहीं रिमूव कर सकते हैं। आपको इसका रीज़न भी है, आपको बता रखा है कि कोई भी जो सॉइल मास है, तो सॉइल मास के कौन से वाटर को आप रिमूव नहीं कर सकते? स्ट्रक्चरल वाटर को अप टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये सॉइल मास है डेंसिटी ऑफ कितना एंड वाटर कंटेंट ऑफ, तो आपको बोल रखा है डेंसिटी और वाटर कंटेंट दे रखा है, तो वर्ड रेशियो पूछा हुआ है। तो देखें बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना है? ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? जो भी बल्क डेंसिटी है 22/1 प्लस वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कितना है आपका? 20%। 20% मीन्स 0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो ये आंसर आएगा 18.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये रूडी आ गया, पर हमें तो निकालना क्या है? वर्ड रेशियो। अब देखें एक रूडी का एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं आप। रूडी इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। देखें इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ करेंगे क्या? एक रूडी इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू।
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। रो डी इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू और रो डी इक्वल टू जी रो डब्ल्यू। पहले रो डी से पहले रो दिया रहेगा आपको, आप रो डी निकाल लो, फिर दूसरे फॉर्मूले से रो डी इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। इससे हमेशा आपको ई पूछा जाएगा, तो ई पूछ लेगा या एस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, फिर आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो जी रो डब्ल्यू, जी कितना दे रखा है 2.7, कितना दे रखा है 2.7। अब उसके बाद रो डब्ल्यू, अब देखें रो डब्ल्यू कितना रखना है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने रो डब्ल्यू लगा दिया, पर आप रो डब्ल्यू नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज आपकी यूनिट डेंसिटी बोल रखा, पर यहाँ पर क्या है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आप क्या करेंगे गामा डी, ठीक है, गामा डी इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये आपने क्या निकाल रखा है, रो डी क्या होता है मास डेंसिटी, गामा डी क्या होता है आपका दैट इज यूनिट वेट या वेट डेंसिटी। तो गामा डी जैसे आप रो डी के साथ फॉर्मूला लगा सकते हैं, वैसे ही आप किसके साथ लगा सकते हैं गामा के साथ। गामा क्या होता है वेट डेंसिटी, रो क्या होता है मास डेंसिटी। तो 2.7 रो डब्ल्यू, अब यहाँ पर क्या है गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू कितना होता है 9.81 अपॉन 1 प्लस ई। अब ई आपको निकालना ही है ई, और रो डी गामा डी आप निकाल चुके हैं कितना 18.33। देखें यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो 18.33। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से ई की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज़ 44.5%। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सैंडविच। सबसे पहले देखें रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। रिलेटिव डेंसिटी एक मेजर है डिग्री ऑफ डेंसनेस या लूजनेस की, कोई सॉइल कितना डेंस है और कितना लूज है। तो आई डी इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता ही होगा सबको कि जो भी आपका ई मैक्सिमम यानी सबसे लूज अवस्था में है माइनस नेचुरल कंडीशन अपॉन जब भी आपका सबसे लूज अवस्था में है माइनस जब वो किस अवस्था में है डेंसेस्ट स्टेट में। डेंसेस्ट स्टेट में क्या हो जाएगी ई मिनिमम। ठीक है, तो ये रहता है। तो जनरली क्या होता है कि जो आपका रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी भी सॉइल मास की, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 0 से 15 के बीच में हो, इससे 0 से 15 के बीच में हो, तो ये वेरी क्या होती है लूज सॉइल। वेरी क्या होती है आपकी लूज सॉइल। अगर आपका 15 से 35 के बीच में अगर है, तो 15 से 35 के बीच में क्या होती है सिर्फ आपकी लूज। और अगर 35 से 65 के बीच में हो, 35 से किसके बीच में हो 65, 35 टू 65 के बीच में, तो ये क्या रहती है आपकी मीडियम डेंस। और अगर 65 से 85 के बीच में हो, तो 65 से 85 के बीच में ये क्या रहती है आपकी डेंस। और अगर 85 से ज़्यादा हो जाए, किससे बीच में 85 से 100 के बीच में, तो ये क्या होती है आपकी वेरी डेंस। और इसको वेरी डेंस सॉइल को क्या भी बोलते हैं कॉम्पैक्टेड सॉइल। कॉम्पैक्टेड सॉइल क्या होती है जिसमें हम क्या करते हैं या तो कॉम्पैक्शन लगाते हैं या आप क्या करते हैं कंसोलिडेशन, यानी उसका सेटलमेंट को प्रिवेंट कर लेते हैं आप बाय अप्लाइंग सम मैकेनिकल डिवाइसेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका कॉम्पैक्टेड सॉइल। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखें कि रिलेटिव डेंसिटी की जो रेंज होती है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की रेंज क्या होती है 0 से लेके कहाँ तक होती है मैक्सिमम वैल्यू 1 तक। 1 बोल दो या आप 1 तो वैसे और 100% भी बोल सकते हैं, क्या भी बोल सकते हैं 100। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 0 या से लेके 1 तक, और मैक्सिमम कितनी होती है 100% या 1। तो 1 से ज़्यादा आप रिलेटिव डेंसिटी नहीं अटेन कर सकते हैं। ठीक है, 1 कब होगा, जब 1 कब होगा बताइए, जब सॉइल अपने किस अवस्था में हो डेंसेस्ट अवस्था में हो, तभी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी 1, क्योंकि जो ई आ जाएगा ई किसके बराबर हो जाएगा आपका ई मिनिमम के बराबर। और 0 कब आएगा, जब अपने किस में हो लूजेस्ट अवस्था में, यानी ई किसके बराबर हो जाएगा जब ई मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा आपका आई डी कितना हो जाएगा 0, और इस टाइम पर आई डी कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी कॉम्पैक्टेड सैंड। तो कॉम्पैक्टेड सैंड को क्या होती है जो बिल्कुल क्या होती है डेंसेस्ट अवस्था में होती है, यानी वेरी डेंस होती है जो। ठीक है, और वेरी डेंस के लिए क्या होता है 85 से ऊपर, यानी 85 से 100 के बीच में। ठीक है, तो 0.4 गलत हो गया, 0.5 गलत हो गया, 1.1 क्योंकि 1 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन है टफनेस इंडेक्स फॉर मोस्ट सॉइल लाइज बिटवीन। तो टफनेस इंडेक्स होता क्या है, टफनेस बेसिकली बताता है कोई भी सॉइल आपका किस अवस्था में है, कि वो आपका शियर स्ट्रेंथ
जब उसमें आ रहा है तो मेजर ऑफ शेयर स्ट्रेंथ को दिखाता है बेसिकली टफनेस। तो बेसिकली टफनेस इंडेक्स की जो वैल्यू रहती है वो किससे किसके बीच में रहती है, 0 से लेकर 3 के बीच में। और टफनेस इंडेक्स होता क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स यानी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन फ्लो इंडेक्स। और फ्लो इंडेक्स कैसे निकालते हैं आप, एक ग्राफ के द्वारा। कौन सा ग्राफ होता है वो, फ्लो कर्व। किस किस के बीच में बनता है, वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लो। और नंबर ऑफ ब्लो कौन से स्केल में होते हैं, लॉग स्केल में। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्राफ होता है इसका जो स्लोप होता है ये किसकी वैल्यू देता है, फ्लो इंडेक्स की। और इसकी वैल्यू क्या होती है, फ्लो इंडेक्स सबको पता है, फ्लो इंडेक्स इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन क्या होता है, लॉग 10 N2 अपॉन N1। ठीक है, तो इसको हम फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। तो टफनेस इंडेक्स कितना होता है, IP अपॉन IF। ठीक है, अब अगर आपको पूछता है क्ले के लिए, तो क्ले के लिए इसका आंसर रहेगा 1 से लेकर 3। पर अभी सॉइल के लिए पूछेगा फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल, तो 0 से लेकर 3, 1 ना लगाएं। ठीक है, 0 से लेकर 3 के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं द रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट नंबर ऑफ ब्लो इज। ठीक है, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज। देखें जो वाटर कंटेंट है उसको निकालने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कैसाग्रांडे। तो कैसाग्रांडे ने क्या बोला था कि जो आपके नंबर ऑफ ब्लो होंगे वो कितने होंगे, एन यहाँ पर क्या नंबर ऑफ ब्लो कितना होने चाहिए, 25। तो 25 नंबर ऑफ ब्लो के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होता है उसी वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। तो अगर मैं n की वैल्यू 25 रख दूँ तो ये W क्या हो जाएगा, WL यानी लिक्विड लिमिट इक्वल टू 20 माइनस लॉग 10 25। इसको सॉल्व करेंगे आप, लॉग 10 25 20 माइनस, तो ये आंसर आएगा 18.6%। 18.6% इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या है। मान लो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है इसमें, जैसे यहाँ पर वाटर कंटेंट दे रखा है किसी सॉइल का। दूसरा क्वेश्चन वाटर कंटेंट और यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लो दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लो दे रखा है आपको, सपोज यहाँ पर 20 25 और ये 30। और वाटर कंटेंट दे रखा है सपोज 18 21 एंड ये दे रखा है आपको 31, इस तरह से कुछ भी। ठीक है, तो आपको पूछा व्हाट विल बी लिक्विड लिमिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट 21। देखते ही कैसे, क्योंकि 25 नंबर ऑफ ब्लो के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होता है वही क्या कहलाता है, लिक्विड लिमिट। पर ध्यान देने वाली बात है कि कैसाग्रांडे में ये जो आपका ग्रूव होता है, जैसे ये आपने मीन्स की जो बॉल होती है इसमें इस तरह से ग्रूव कटा, तो ये ग्रूव 25 नंबर ऑफ ब्लो के कितने करीब आ जाने चाहिए आपका, अभी बताया था मैंने कितना करीब, लगभग 12 mm करीब आ जाने चाहिए। कितने नंबर ब्लो पे, 25। तो उसको ये हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18.6%। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसको राइज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह से हम कंटेंट और भी बढ़िया आगे लेते आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।